नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रसिद्ध लेखिका शिवानी की एक कहानी श्राप लेकर आई हूँ। आरंभ में ही स्पष्ट कर दूँ, यह कहानी नहीं है। कल मैंने उसे सपने में न देखा होता तो शायद मेरी लेखनी गतिशील भी न होती। कल रात वह चुपचाप आकर मेरे पायताने बैठ गई थी, उसी वधू वेश में जिसमें उसे आज से 10 वर्ष पूर्व इसी फ्लैट में देखा था। न उसने कुछ कहा, न हिली न डुली। फिर अपनी दोनों मेहंदी लगी गोरी हथेलियां मेरे सामने फैलाकर वह फिक्स से हंस दी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। सपना टूट गया, किंतु सपने का आतंक नहीं गया। 10 वर्ष पूर्व भी मैं इसी फ्लैट में रहती थी। नीचे के फ्लैट से गृहस्वामिनी एक दिन अचानक मेरे पास एक छोटी सी याचना लेकर आई। उनकी बड़ी बहन एवं भग्नीपति अपनी पुत्री का विवाह करने उनके फ्लैट में आ रहे थे। क्या मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने 2 कमरे दे सकूंगी? वैसे अपने एकाकी जीवन में मुझे किसी प्रकार का व्याघात अच्छा नहीं लगता, किंतु प्रतिवेशियों के प्रति सामाजिक कर्तव्यबोध ने साथ साथ किसी की भी कन्या की विवाह में यह एक सामान्य सा सहयोग देने की बलवती इच्छा ने स्वयं मेरी सुविधा असुविधा को पीछे ढकेल दिया। मैंने स्वीकृति दे दी। विवाह तिथि आसन्न थी। इसी से देखते ही देखते अतिथियों की भीड़ जुटने लगी। मुझे 2 अत्यंत निरीह शांत अतिथियों की मेजबानी निभानी थी, कन्या के सौम्य पिता एवं विद्ध पितामह। बड़े संकोच में दोनों ने ही कृतज्ञतापूर्वक मेरा आभार प्रदर्शन किया। क्षमा कीजिएगा, आप ही को कष्ट देना पड़ेगा, पर हम आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। केवल रात सोने के लिए आएंगे। और सचमुच ही मुझे यह नहीं पता लगा कि मेरे यहाँ सर्वथा अपरिचित अतिथि आए हैं। उनके रहने से मुझे रंच मात्र भी असुविधा नहीं हुई। यही नहीं, उनके जलपान भोजन चाय के साथ साथ मेरे लिए भी थाल लगकर आने लगा। शामियाना लग गया था। दरियों पर 20 दर्जन बच्चे नए नए कपड़े पहन गुलाठें खाने लगे थे। हलवाई ने चूल्हे का विधिवत पूजन कर कड़ाही चढ़ा दी थी। मैली बनियान को छाती पर चढ़ा उन्नत उदर खुजाता हुआ हिष्ट पुष्ट हलवाई बम गोले से बूंदी के लड्डू और ढाल सी मठरियाँ बनाता बड़े से टोकरे में रख रहा था कि सहसा शोर मशोर मचा। अशरफी देवी जल गई। मैंने भागकर बरामदे में झाँका कि देखूं कौन जल गया। हलवाई बड़बड़ा रहा था, सब हरामखोर हैं। अब देखिए भाई साहब, 2 मिनट के लिए इन्हें कढ़ाई सौंप कर सुरती खैनी खाने गया कि जलाकर राख कर दी। फिर उसने एक जली स्याह मठरी को निकालकर पास खड़े कारीगर को डांटा। अब खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? जरा सी लाख तो ला, कोयलों पर डाल, आंच मंदी करो। कौन अशरफी देवी जली कृष्णा? मैं अपना कौतूहल रोक नहीं पाई और मैंने गृहस्वामिनी से पूछ लिया। अरे मट्ठी जल गई, उसने हंसकर कहा। हमारे यहाँ लड़की की ससुराल को ऐसे 125 लड्डू और 51 मट्ठियाँ भेजी जाती हैं। हर मट्ठी पर घर की बड़ी बूढ़ियों का नाम लिखा जाता है। अशरफी देवी बिट्टी की होने वाली ददिया सास हैं, उन्हीं के नाम की लिखी मट्ठी जल गई है। मुझे हंसी आ गई। अपने पीछे कन्या के पिता को मैं देख नहीं पाई, जो कि पीछे खड़े थे। अब देखिए ना, वे खिसियाकर स्वर में बोले, कैसे बेकार के रिवाज हैं, पर एक हम हैं कि इन्हें मनाए जा रहे हैं, पर मजबूरी है, न करे तो सोचेंगे कि हम पैसा बचा रहे हैं। कन्या के पितामह सारा दिन ही सड़क पर टहलते रहते। मैंने एक दिन देखा, इधर उधर देखकर उन्होंने एक ठेले वाले को रोककर 4 केले खरीदे और जल्दी जल्दी खा गए। घर का आंगन तो मिष्ठान पकवानों से सुगंध से सुवासित हो रहा था। फिर ये बेचारे भूखे कैसे रह गए? कन्या के पिता को नीचे जाने में जरा भी विलंब होता तो नीचे से कर्कश स्वर में कन्या की माँ अधैर्य से पुकारने लगती, सोते ही रहोगे क्या? अमीनाबाद से रजाई का बक्सा कौन लाएगा? मेरा बाप? मैं स्तब्ध रह गई थी, यह जानकर भी कि पति एक सर्वथा अपरिचित गृह का अतिथि है और मेजबान भी बरामदे में खड़ी है। ऐसी औलादपूर्ण और अशालीन भाषा का प्रयोग। असल में अचानक ही विवाह तिथि निश्चित हुई है। उस पर वर पक्ष का आग्रह था कि हम लखनऊ आकर ही विवाह करें। इसी से बेचारी कुछ घबरा गई है, पर हाई ब्लड प्रेशर है, आप अन्यथा न लें। कन्या के पिता ने पत्नी की अशिष्टता की कैफियत दी तो मैंने हंसकर कहा, कन्या के विवाह में किसी माँ का पारा नहीं चढ़ता। कौन ऐसा होता है? कौन पत्नी पति पर नहीं बरसती? मैंने भी 3 कन्यादान किए हैं। आश्वस्त होकर वे चले गए, किंतु जिस दिशा को जाते बेचारे पत्नी के शब्द बेरी बाड़ों से निरंतर
अशर्षित होते रहते हैं। हद है, 100 बार कह चुकी हैं कि बैंक से रोजगारी लानी है, नए नोट लाने हैं। अरे आखिर कब तक नोट आएंगे और कब उनकी माला बनेगी? पर कोई सुने तब ना। जितना ही कर्कश स्वर पत्नी का था उतना ही कोमल स्वर पति का था। रविंद्रनाथ ने नारी के 2 रूपों का वैशिष्ट्य बताया है, जननी या प्रिया। मेरी धारणा है कि पुरुष के भी 2 ही रूप होते हैं, स्वामी या सेवक। बेचारे मेरे अतिथि दूसरी श्रेणी में आता है। लगता था कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपने बड़ी कृपा की। कन्या की माँ ने बड़े आदर से मुझे बिठाया। वहाँ तो हमारी इतनी बड़ी कोठी है कि 100 मेहमान भी आ जाएं तो पता न लगे, पर लड़के वालों की जिद थी कि हम यहीं आकर शादी करें। अरे दिव्या, क्या कर रही है? यहाँ आकर देख कौन आया है। फिर मेरी ओर देख वे हंसकर बोली, अजी आपकी किताबों के पीछे तो यह दीवानी है, एक कहानी नहीं छोड़ती। बेचारी तब क्या जानती थी वह कि एक दिन उसे भी मेरी कहानी बननी नहीं छोड़ेगी। एक गोरी तुबली पतली किशोरी लज्जावंता से मेरे सम्मुख खड़ी थी। चेहरे पर वही अद्भुत लुनाई आ गई थी जो विवाह तिथि निश्चित होने पर साधारण नैक नक्श वाले चेहरे को भी असाधारण बना देती है। जिसने भी उसका नाम रखा था वह निश्चय ही साहित्य रसिक रहा होगा। मेरा अनुमान ठीक था। एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे यहाँ आए थे, तब यह 3 साल की ही थी। हम इसे टुइयाँ कहकर बुलाते थे। तब वो उन्होंने कहा कि यह भी भला कोई नाम है, दिव्या कहकर पुकारो। बस तभी से यह दिव्या हो गई। यह तो अभी बहुत छोटी है, आप अभी से इसकी शादी किए दे रही हैं। मैंने कहा, अजी छोटी काहे की, 18वें में पड़ेगी। इसकी उम्र में तो हमारी 2 बेटियां हो गई थीं। उसी दिन दिव्या के पिता ने मुझे बताया कि उनकी भी इच्छा अभी दिव्या का विवाह करने की नहीं थी, पर लड़का अच्छा मिल गया। उनकी इस साली ने ही इस रिश्ता पक्का कराया था। आप तो जानती हैं, हम लोगों में अच्छे लड़के के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। दुर्भाग्य से हम कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ एक प्रकार से रेट बंधे हैं। IAS लड़का है तो 1.25 लाख, IPS है तो 1 लाख, इंजीनियर है तो 80,000 और फिर साधारण नौकरी वाले के लिए भी कम से कम 20,000, उस पर दहेज अलग। डॉक्टर लड़के तो कंधे पर हाथ नहीं धरने देते, यानी जैसा दाम खर्च कर सको वैसी ही चीज़ लो। कभी कभी तो सोचता हूँ बहन जी, बिहार में जो कन्या के पिता सुपात्रों का अपहरण कर जबरन दामाद बना रहे हैं, उसमें भी उनकी मजबूरी ही रहती होगी। तो आपको भी इस रिश्ते में अच्छी रकम भरनी पड़ी होगी? मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, पर ये लोग शरीफ हैं, इन्हें लड़की पसंद है, कहा है कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपनी बिटिया को जो देना चाहें दे दें। बेचारे शायद इस कटु सत्य से अनभिज्ञ थे कि मुंह से कुछ न मांगने वाले ही कभी कभी मुंह खोलकर सब कुछ मांगने वालों से भी अधिक खतरनाक होते हैं। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अपनी 2-2 कोठियाँ थीं। बड़ा भाई पुलिस का ऊंचा अफसर था, छोटा डॉक्टर। जैसे जैसे विवाह तिथि निकट आ रही थी, छोटे से फ्लैट में रौनक की गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। कभी ठेलों से सोफा सेट, पलंगों का जोड़ा, कभी स्टील के अलमारी और फ्रिज उतरते जा रहे थे। उधर घरातियों के बीसियों नखरे, कोई ठंडाई की फरमाइश कर रहा था, कोई लस्सी की। आंगन में पड़े कुर्सियों के स्तूप का शिखर मेरे फ्लैट की सरहद से सट गया था। बच्चों की चेचें पेपे, स्त्रियों का कलरव संध्या होते ही और घनीभूत हो जाता। उधर कन्या के ताऊ ताई बुलंद शहर से अचानक उस समय आ टपके थे जब उनके आने की आशा त्याग दी गई थी। अरे आज तक कोई जिठानी देवरानी का सुख देख सुखी हुई है जो हमारी महारानी होंगी? कन्या की माँ एक दिन कह रही थी। बोलेंगी तो लगेगा कि शहद घोल रही हैं, बस चले तो हमारा कलेजा निकाल चबा खाए। मैं सोचती हूँ नारी स्वभाव की जितनी अनभिज्ञता विवाह आदि अनुष्ठानों में बटोरी जा सकती हैं, उतनी शायद जीवन भर इधर उधर विभिन्न गृहों के अंतरंग कक्षों में झांक झुक कर नहीं बटोरी जा सकती। मैं देख रही थी कि जहाँ आमोद प्रमोद, खिलाने पिलाने, नाचने गाने की भूमिका सजोई जाती, झट से मुंह लटकाकर कन्या की ताई छत की मुंडेर पकड़कर ऐसे खड़ी हो जाती जैसे वह किसी अपरिचित परिवार की भूल से न्योती गई अतिथि हों। कोई भी देखकर बता सकता था कि गृह की वह साज सज्जा, वृहद सुनियोजित आयोजन, बिजली की जगमगाहट, कन्या के चढ़ावे में आने वाले गहनों का सुना सुनाया लेखा जोखा ताई की छाती पर बीसियों वेशधरों को लूटा रहा था। उधर कन्या की माँ कमर में आंचल खोसे विवाह के कर्म क्षेत्र में अकेली डटी थी। कभी पति को चिंगारती, कभी हलवाई पर, और संध्या होते ही ढोलक लेकर बैठ जाती। यही नहीं, एक बार नाचने को कहा गया तो चट घुंघरू बांध ऐसा थिरकी कि कोई क्या बाई जी नाचेंगी।
विवाह का एक ही दिन रह गया था। अचानक मेरे लिए नीचे से बुलावा आ गया। मैं जल्दी नीचे चली आऊं। वर पक्ष के अतिथि दहेज सामग्री का अवलोकन करने आ रहे हैं। यह भी उनके यहाँ की एक विशिष्ट अनिवार्यता थी। देखकर यदि कुछ फेरबदल करना हो तो कन्या के पिता को वही करना होगा। मैं नीचे गई और करीने से सजे विभिन्न उपकरणों को देखती रह गई। कौन सी ऐसी वस्तु थी जो बेचारे निरीह पिता ने नहीं जुटाई थी। इतने ही में अचानक स्त्रियों की भीड़ में भगदड़ मच गई। आ गए कहती कन्या के माँ सिर पर आंचल खींच द्वारपाल की मुद्रा में सतर्क खड़ी हो गई। कहाँ गई वो तेजस्वी मुख मुद्रा और थानेदार का सा वह रौबीला कंठस्वर। वह है नीली कमीज वाला। अरे नहीं, वह तो छोटा भाई है। तब कौन? अजी वह चेचक करू दाग वाला। हाय राम, यह तो 2 बच्चों का बाप लग रहा है। विभिन्न फुसफुसाहटों के सूत्र से मैंने भी दूल्हे को पहचान लिया। तब क्या सचमुच इसी अंधे के हाथ बटर लगी थी? कहाँ दिव्या और कहाँ यह? किसी मानसीन कंकाल को ही जैसे किसी ने पहना ओढ़ा के भेज दिया था। हाथ में छड़ी लिए पगड़ी बांधे ससुर ऐसे चले आ रहे थे जैसे कोई राज प्रमुख प्रजा के बीच से गुजर रहा हो। देखिए समझे जी, साड़ियों के स्तूप की ओर वह वर पक्ष की ओर वर पक्ष के पिता ने छड़ी घुमाई। हमारे घर की रुचि जरा सूफियानी है। वे ये सब तड़क भड़क की बनारसी कभी नहीं पहनेंगी। ये सब हटाकर कांजीवरम और चंदेरी गढ़वाल रखवा दें। यही फरमाइश मेरे लड़कियों ने भी की है। छड़ी से उन्होंने साड़ियों को ऐसे उथल पुथल दिया जैसे कोई स्वास्थ्य निरीक्षक सड़क की पटरी पर सड़ी गली सब्जी या खुले कटे तरबूज का ठेला उलट देता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। यह भी कोई तरीका है? कन्या पक्ष के इतने अतिथियों के सामने कन्या का पिता का ऐसा अपमान। अलग ले जाकर भी तो कह सकते थे। कन्या के पिता अंत तक हाथ जोड़े ऐसी व्यर्थ कृतज्ञ मुस्कानें बिखेरते रहे जैसे कह रहे हों, आपकी जूती मेरा सर। चलते चलते सहसा वर के पिता मुड़े। हमने तो आपसे कह ही दिया है कि हम कुछ नहीं लेंगे। द्वाराचार में हमारा और हमारे अतिथियों का स्वागत ठीक ठाक रहे, बस इसी का ध्यान रखिएगा। बस इसी आदेश के गुरार्थ को बेचारा कन्या का पिता ग्रहण नहीं कर पाया। स्वागत तो अच्छा ही किया। अतिथियों के कंठ में अजगर से पृथुल फूलों के हार भी पड़े, गुलाब जल का छिड़काव भी हुआ। वर के लिए कहीं से मर्सिडीज भी मांगकर फूलों से भरपूर सजाई गई। लड़की विदा होने लगी तो माँ और मौसी को रोते रोते गश आ गए, पर पिता हाथ बांधे समधी के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे दीनहीन चौबदार हों। एक ही रात में उनका दमकता चेहरा स्याह पड़ गया था। आप लोगों के स्वागत में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। समधी की आंखों से अभी तक रात की खुमारी नहीं उतरी थी। काले चेहरे पर आरक्त हुए आंखें इंजन के अग्नि स्तूप से चमक रही थी। एक ही आनंद को दशानन की अहंकारी मुद्रा में हिलाते हुए बोले, क्या त्रुटि रह गई है? यह भला हम अपने मुंह से क्या कहें? हम तो आपके मेहमान हैं। पर हाँ, यह जो 500 आपने द्वाराचार में रखे हैं, यह लीजिए। इन्हें आप हमारी ओर से नाई, धोबी, मेहरी और सालियों को बांट दें। अपमान से कन्या का पिता का चेहरा स्याह पड़ गया। मैं भी वहीं खड़ी थी। एक क्षण को उस निरीह व्यक्ति का अपमान स्वयं मेरा अपमान बन गया था। जी में आया नोटों की गड्डी जिसे वर के पिता बरबस उसके हाथों में ठूस रहे थे, छीनकर उन्हीं पर मुंह दे मारूं। पर मुझे किसी के व्यक्तिगत चर्म क्षेत्र में कूदने का अधिकार ही क्या था? रात को वे नित्य की भांति चुपचाप अपने कमरे का ताला खोल रहे थे कि मैं टेलीफोन की घंटी सुनने आई। उन्होंने निरीह दृष्टि से मुझे देखा और सिर झुका दिया जैसे दोपहर की उस भद्दी घटना का समग्र उत्तरदायित्व उन्हीं का हो। चलिए, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो गया। आपको बधाई भी नहीं दे पाई। वे एक पल को चुप खड़े रहे, फिर रुंधे गले से बोले, आप तो सब सुन ही रही थी। कैसे विचित्र लोग हैं। पहले स्वयं कहा कि कुछ नहीं लेंगे, केवल कन्या के हाथ पीले कर दें, उन्हें सौंप दें। अब चलते चलते पैतरा बदल लिया। मुंह खोलकर कहते तो हम उनकी वह मांग भी पूरी कर देते। अब दिव्या की चिंता लगी रहेगी, बहुत भोली है। आज पिताजी ने वह सब नाटक देखा तो नाराज होकर कानपुर लौट गए। बोले, कसाई को गाय थमाना हमने नहीं सीखा। तुम और बहू ही यह लेन देन निभाते रहो, हम चले। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। अब कभी कभी सोचती हूँ, नारी होकर भी मैं उन्हें एक नारी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने को क्यों नहीं उकसा पाई? क्यों नहीं कह सकी, जो सगाई में ही ऐसी नीच लोलुप स्वभाव का परिचय दे गया, उसे क्यों अपनी कन्या सौंप रहे हैं आप? अभी क्या बिगड़ा है? तोड़ दीजिए यह सगाई।
विवाह हुआ था और बड़ी धूमधाम से हुआ था। इसी से थकान उतारने में भी कन्या पक्ष को 2-3 दिन लग गया। फिर अचानक एक दिन कन्या के पिता मुझसे विदा लेने आए। उसी दिन साली के यहाँ से डेरा डंडा उखाड़ वह प्रवासी परिवार चला गया। मैं उन्हें पहुँचाने बाहर तक जाकर लौट रही थी कि देखा उनकी दीवार पर 2 दुबली पतली हल्दी सनी हथेलियों की छाप बनी है। हमारे यहाँ ससुराल जाने से पहले लड़की यही छाप मायके की दीवार पर लगा जाती है, दिव्या की मौसी ने कहा। धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष की पुताई के साथ साथ वह छाप धुंधली पड़ती पड़ती रेखा मात्र रह गई थी। दिव्या की मौसा की बदली हुई, वहाँ दूसरा परिवार आ गया। उन्होंने दीवार पर डिस्टेम्पर करवाया और पूरे फ्लैट का नक्शा ही बदल दिया। एक दिन दिव्या की मौसी मिल गई। दिव्या कैसी है, मैंने पूछा। उस मासूम चेहरे को मैं भूल नहीं पाई थी। अब कहाँ है, एक लंबा सांस खींचकर उन्होंने कहा। क्या? विवाह के 4 ही दिन बाद गैस पर खाना बना रही थी। नायलॉन की साड़ी पहनी थी। आंचल में आग लगी, मिनटों में ही झुलस गई। दूसरे ही दिन खत्म हो गई। भारी मन से मैं घर लौटी। दीवार देखते ही वे धूमिल हथेलियां जैसे वह खोलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। पर क्या सचमुच ही उसका आंचल अनजाने में आग पकड़ बैठा था? उसकी विदा के क्षण उसके ससुर का उग्र कंठस्वर फिर कानों में गूंज उठा। क्या त्रुटि रह गई है, यह भला अब क्या बताएं हम। उसी त्रुटि को बताने तो कहीं उस दशानन ने उस फूल से सुकुमार लड़की की हल्दी लगी हथेलियों की छाप सदा सदा के लिए मायके की दीवार से नहीं मिटा दी? पर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसकी मौसी कुछ बताती। पर जो मौसी नहीं कह पाई वह स्वयं उसकी माँ आकर बता गई। किसी वकील की राय लेने लखनऊ आई थी। मुझसे मिलने भी चली आई। मुझे देखते ही रोने लगी। आपके ऑटोग्राफ लेगी कहती रही। शादी की भगदड़ में सब भूल गई। मार डाला कसाईयों ने, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी कोख बलबरा रही है बहन। खबर पाते ही मैं अस्पताल भागी। लड़की तड़प रही थी। बहन ने कहा, जीजी तुम मत जाओ, देखा नहीं जा रहा है। पर मैंने उसे धकेल दिया। उफ, मेरी सोने की छड़ी जलकर कोयला बन गई थी। थोड़ा थोड़ा होश था। मैंने पूछा, बेटी कैसे हुआ यह? बोली, अम्मा हुआ नहीं है, किया गया है। बस आंखें पलट दी। न वहाँ उस बयान का साक्षी था, न नर्स थी, न डॉक्टर। हाँ, एक साक्षी थी, स्वयं मेरी सगी बहन। वह मुकर गई। मैंने चीख चीख कर कहा, मेरी बेटी जली नहीं, उसे जलाया गया है। मुझसे स्वयं कह रही है। पर मेरी ही सहेगी बहन ने मेरा मुंह दाब दिया। क्या कह रही हो जीजी? दिव्या खाना बनाने में जली है और किसी ने जलाया नहीं है उसे। तू झूठी है। तेरे पति भी पुलिस के अफसर हैं और दिव्या का जेठ भी। तुम्हारी बिरादरी हमेशा अपने पेशेवर को ही बचाती है। तूने ही यह रिश्ता इन कसाईयों से पक्का किया था। पर बहन, मेरी सगी बहन ही मुझसे नाराज़ होकर घर चली गई। तब से दर दर भटक रही हूँ। कहीं तो न्याय की भीख मिलेगी। हत्यारा अभी भी मूँछों पर ताव देता घूम रहा है। सुना है दूसरी जगह रिश्ते की बात चल रही है। मैं स्तब्ध थी। वह आंखें पोंछती उठ गई। इसी से मैं आपके पास आई हूँ। कृष्णा के यहाँ नहीं गई। फ़ोन किया तो बोली, जीजी तुमने पुलिस केस किया तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? 10 महीने जिसे गर्भ में रखा, पाला पोसा, जिस अनजान खूंटे से बांधा, वही गाय सी जो बन गई, उसे भूल जाऊं? मैंने भी श्राप दिया है बहन। जैसे उस कसाई ने मेरी बेटी को जलाया है, वैसे ही वह भी तिल तिल कर जले। उनकी आंखों से जैसे आग की लपटें निकल रही थीं। सच्चे हृदय से निकली बद्दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। वर्षों पूर्व ऐसे ही श्राप को फलीभूत होते मैंने स्वयं देखा है। अल्मोड़ा के ही एक ऐसे सच्चे ब्राह्मण के श्राप ने क्या तत्कालीन जेलर को रात बीतते न बीतते चुटकियों में निष्प्राण नहीं कर दिया था? कुमायूं केसरी बद्री दत्त जी स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंदी थे। क्रूर जेलर के अमानुषिक अत्याचार से क्रुद्ध पांडे जी ने नहा धोकर हाथ में जल लेकर कहा था, अरे दुष्ट, ले मैं कुमाऊं का ब्राह्मण तुझे श्राप देता हूँ। जैसे तू हमें मार रहा है, भगवान तुझे मारे। और भोर होते ही दिल के दौरे ने इस हुष्ट पुष्ट जेलर को जेल से ही नहीं संसार से हटा दिया था। फिर तो जहाँ पांडे जी जल हाथ मिले थे, सुना है कि बड़े से बड़े अफसर भी उनके चरण पकड़ लेते थे। किंतु अब कहाँ है वैसे सच्चे ब्राह्मण और कहाँ है वह ब्रह्म तेज? इतने वर्ष बीत गए, फिर दिव्या की माँ मुझे कभी नहीं मिली। पता नहीं उसके दग्ध हृदय से निकला वह श्राप फलीभूत हुआ या नहीं। किंतु मेरे फ्लैट की निचली दीवार से हल्दी लगी उन हथेलियों की छाप अब एकदम विलीन हो चुकी है। धन्यवाद।